अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम रिवीजन क्लास 1 के साथ क्वार्टर 2 की वापस आ चुके हैं। आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एजेंटिक एआई की प्रेजेंटेशन और रेपोजिटरी का लिंक मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग कस्टम जीपीटीज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे एंड लैंग ग्राफ लैंग चेन के बारे में पढ़ेंगे। नॉलेज ग्राफ्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नोटबुक एलएम के बारे में पढ़ेंगे, एलएलएम के बारे में। और जो है यही सारी चीजें हम जो है कवर करेंगे। टूल कॉलिंग और एजेंटिक एआई प्रेजेंटेशन में जो जो बातें होंगी वो सारी चीजें देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है एजेंटिक एआई की प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो यह है हमारे पास एजेंटिक एआई की प्रेजेंटेशंस। इसको आप अप एंड डाउन एरो की मदद से जो है मूव करवा सकते हैं एंड इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास है ये रेपोजिटरी, लर्न एजेंटिक एआई। सही है। तो इसका भी लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, तो अब हम क्या समझने वाले हैं, पहले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कस्टम जीपीटीज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने क्वार्टर नंबर 1 में जो था उसमें भी कस्टम जीपीटीज को बनाना सीखा था यूजिंग कस्टम जीपीटी फीचर इन चैट जीपीटी। सो कस्टम जीपीटीज होते क्या हैं? ये एक पर्सनलाइज एआई एप्लीकेशंस होती हैं जो कि फ्रेमवर्क्स को यूज करते हुए बिल्ड होती हैं। सही है। इनको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी कहते हैं, जैसे कि ओपन एआई का जीपीटी। सही है, जो कि हमने क्वार्टर 1 में बनाना सीखा था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये जो है फाइन ट्यून क्या होता है कि एक चीज को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देना। एक फाइन ट्यून एआई सिस्टम्स को स्पेशलाइज्ड टास्क, यानी आप जो है अपनी मर्जी के स्पेशलाइज्ड टास्क जो आपके स्पेसिफिक हो और किसी ने भी नहीं कोई भी नहीं कर सकता हो, लेकिन वो आपका जीपीटी कर सकता हो, तो आप उसको उस तरह से फाइन ट्यून कर सकते हैं, उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि वो जो है सिर्फ वही टास्क करे। तो एक तो इम्पोर्टेंस ये हो गई। अब दूसरी कि ये जो है स्पेसिफिक एड्रेस को जो है एफिशिएंटली जो है हैंडल करता है, ठीक है। एंड अब जो है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसकी? जैसे कि बिजनेस हो सकता है, सही है, जिसमें कस्टमर सर्विस के चैटबॉट्स बना सकते हैं हम। ऑटोमेशन प्रोसेसेस के लिए यूज हो सकता है। उसके बाद एजुकेशन को देखते हैं। तो एजुकेशन में जो है हम टूल्स बना सकते हैं। सही है, एजुकेशन टूल्स जैसे कि लर्निंग टूल्स हो गए। एंड उसके बाद हम एप्स बना सकते हैं जो कि एज अ ट्यूटर काम करें। सही है। उसके बाद हम ऑटोमेशन में ही देख लेते हैं। तो वर्क फ्लो की ऑप्टिमाइजेशन और इंटेलिजेंट टूल्स जो होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर को देखते हैं। हेल्थ केयर में क्या क्या आ सकता है? हेल्थ केयर में इसकी एप्लीकेशंस जैसे कि पेशेंट की जो है वो सिस्टम्स के साथ इंटरेक्शन और डायग्नोस्टिक की जो असिस्टेंस होती है उसको ले सकते हैं। ये तो सारी एप्लीकेशंस हुई। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। ये जो है सबसे पहले तो हमारा टाइम बहुत बचाएगा। सही है। ये हमारे 10 मिनट के काम को 2 मिनट में तब्दील कर देगा। उसके बाद इसमें एफिशिएंसी बहुत होगी। सही है। जो काम हम 10 मिनट में करते हैं, सही है, जो हम घंटों घंटों में करते हैं, वो ये बहुत जल्दी भी कर देगा और एफिशिएंट वे में भी कर देगा। सही है। उसके बाद इससे जो है यूजर की सेटिस्फेक्शन जो है वो और इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। जो काम इंसान करता है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां निकल आती हैं। 80% जो है इंसान का काम अच्छा होता है, बट अगर मशीन को देखा जाए तो मशीन जो है वो ज्यादातर 99% जो है उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता। तो इस वजह से इसमें जो है जब वो कोई यूजर उसको यूज करेगा, सही है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी, वो उसको अच्छा फीडबैक देगा उस जीपीटी को। तो ये थे हमारे कस्टम जीपीटीज जिनके बारे में हमने बात की। जिसमें हमने कस्टम जीपीटीज क्या होते हैं, एक पावर्ड एआई एप्लीकेशंस होती हैं जो कि फ्रेमवर्क्स को यूज करते हुए बनती हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। ठीक है, जैसे कि ओपन एआई का जीपीटी मैंने आपको बताया, इसकी इंपॉर्टेंस बताई, एप्लीकेशंस और बेनिफिट्स।
अब बात करते हैं लैंग ग्राफ और लैंग चेन क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नाम तो अगर पढ़ी नहीं है तो नाम कभी ना कभी जो है वो जरूर सुना होगा। तो लैंग ग्राफ क्या है? लैंग ग्राफ जो है वो एक विजुअलाइजेशन टूल है, सही है, जो कि डेटा के कनेक्शन को मैनेज करता है। एआई वर्क फ्लोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो वर्क फ्लोज होते हैं उनको मैनेज करता है। हम इसे क्यों यूज करते हैं? हम जो है इसे, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिबगिंग होती है ना, कि किसी बग को खत्म करना, उसके लिए यूज करते हैं। वर्क फ्लोज को ऑप्टिमाइज अच्छा बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो है क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के लिए यूज करते हैं, कि एक बिल्कुल ही जो है सलीस कहते हैं ना उर्दू में, कि एक बिल्कुल ही साफ सुथरी जो प्रेजेंटेशंस और रिप्रेजेंटेट जो एआई की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसको आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि डिबगिंग के लिए यूज करते हैं और वर्क फ्लोज को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, सही है, जो कि हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं और करते हैं। अच्छा, तो ये तो था लैंग्राफ। लैंग्राफ क्या था? एक विजुअलाइजेशन टूल है जो कि डेटा कनेक्शंस और एआई वर्कफ्लोज को मैनेज करता है। अब लैंग चेन पे आते हैं। लैंग चेन क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। लैंग चेन क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो कि एआई पावर्ड एप्लीकेशंस जो बनती है ना, सही है, उसको बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। लैंग चेन क्या है? लैंग चेन एक फ्रेमवर्क है जो कि एआई पावर्ड एप्लीकेशंस को बिल्ड करता है, ठीक है। अब इसमें कैपेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? कैपेबिलिटीज इसमें ये हो सकती है कि ये जो है चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, सही है, उनके साथ इंटीग्रेट हो सकता है सीमलेसली, ठीक है। और इसमें जो है हम डेटा को डायनेमिकली जो है वर्क फ्लोज के साथ प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? डेटा को डायनेमिकली, सही है, डायनेमिकली वर्क फ्लोज के साथ प्रोसेस करवा सकते हैं। आगे सारी चीजों को हम जब डीप में जाएंगे तो हमें सारी बातें समझ आ रही होंगी। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है? ये जो है दो लैंग्वेजेस, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से हम यूज कर सकते हैं। एक तो है पाइथन, जो कि हम यूज कर रहे हैं, और एक है जावास्क्रिप्ट, सही है, जो कि एआई वर्कफ्लोज और एपीआईज को कनेक्ट करने और जो कॉम्प्लेक्स मुश्किल टास्क होते हैं उनको जो है हैंडल करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम पाइथन क्यों यूज करें, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज नहीं कर रहे? तो देखिए, जावास्क्रिप्ट जो है वो एक बहुत ही एफिशिएंट है, उस वो अभी जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज भी है। नहीं, सबसे ज्यादा तो नहीं, सेकंड या थर्ड पे आती है। लेकिन पाइथन एआई और मशीन लर्निंग के लिए बनी है, सही है, तो ये ज्यादा यूज होती है, हर जगह यही है। और नंबर वन पे भी अभी यही है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट और सबसे ज्यादा इजी जो है। तो हम इसलिए पाइथन यूज कर रहे हैं। इसके यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं, सही है। इससे हम ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक यूज केसेस बता रहा हूँ। इससे हम ईमेल को जनरेट करवा सकते हैं, ऑटोमेटेड ईमेल को, सही है। डेटा के एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं, स्मार्ट जो डेटा की एक्सट्रैक्शन होती है ना उसको करवा सकते हैं। एजेंट्स बना सकते हैं जो है एडवांस वे में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करें, ठीक है। ये तो मैंने आपको दो तीन यूज केसेस बताए जो बेसिक थे, ठीक है। तो ये था लैंग चेन और लैंग ग्राफ। लैंग ग्राफ क्या होता है? एक विजुअलाइजेशन टूल है जो कि डेटा के कनेक्शंस और एआई वर्कफ्लोज को मैनेज करता है। लैंग चेन क्या होता है? ये एक फ्रेमवर्क है जो कि एआई पावर्ड एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए यूज होता है। अब आते हैं नॉलेज ग्राफ्स पे। नॉलेज ग्राफ्स क्या है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। एक ग्राफिकल डेटाबेस, सही है, जो कि एंटिटीज यानी नोड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस की बुक में पढ़ा होगा जब आप 10 या 8 में होंगे कि नोड्स वगैरह क्या होते हैं। अच्छा, एक ग्राफिकल डेटाबेस जो कि एंटिटीज यानी नोड्स और उसके रिलेशनशिप्स यानी एजेस, ठीक है, एजेस को रिप्रेजेंट करता है, उसको कहते हैं हम नॉलेज ग्राफ। क्या कहते हैं? नॉलेज ग्राफ। अब नॉलेज ग्राफ्स में ये जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नॉलेज ग्राफ्स जो होते हैं वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सही है। अब इसमें जो है क्या होता है कि एक सबसे पहले नोड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जीरो, एक सर्कल है जिसके अंदर वन बना हुआ है, सही है। और दूसरा सर्कल सर्कल जो है उसी के राइट साइड पे है जिसमें टू लिखा हुआ है, सही है। ये हमारे हो गए नोड्स, ठीक है, ये हमारी एंटिटीज हो गई या हमारे नोड्स हो गए। जो इनको लाइन कनेक्ट कर रही है, सेंटर में जो इन दोनों वन और टू को जो लाइन कनेक्ट कर रही है,
वो हमारे हो गए रिलेशनशिप्स यानी एजेस। ठीक है, जो हमारे सर्कल्स के अंदर नंबर थे वो हमारे नोड्स हो गए, और जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है वो क्या हो गए, वो हमारे एजेस हो गए यानी रिलेशनशिप्स हो गए। ये क्या है, ये नॉलेज ग्राफ्स है, ये एक ग्राफिकल डेटाबेस है जो कि एंटिटीज और रिलेशनशिप्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। सही है, और ये जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सही है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली है। सही है, एक फैमिली है जिसके अंदर पेरेंट्स हैं। सही है, अब पेरेंट्स के अंदर मदर फादर है। सही है, अब मदर फादर में चाइल्ड है। तो ये हमारा नॉलेज ग्राफ हो गया, ये इसकी एक हिरार्की बन गई, समझ लें। ठीक है, कि फैमिली है, उसमें से पेरेंट्स हैं, उसके अंदर मदर फादर है, मदर फादर से चाइल्ड है, तो ये हो गया। अच्छा, नोड्स क्या हुई इनमें से हमारी, नोड्स हमारी मदर और फादर हो गई। सही है, मदर और फादर नोड्स हो गई। सही है, और रिलेशनशिप क्या हुआ है, जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पेरेंट हो गए। सही है, तो पेरेंट्स के अंदर से जब हमने मदर फादर को कनेक्ट करवाएंगे, सही है, तो वो हमारे क्या हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, क्योंकि कनेक्ट किससे करवा रहे हैं, एजेस से कनेक्ट करवा रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, तो अब डेटाबेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एसक्यूएल के बारे में सुना होगा, पर हम यहाँ यूज करने वाले हैं जीक्यूएल। जीक्यूएल क्या होता है, ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज, जो कि नॉलेज ग्राफ्स में यूज होती है। सही है, अब ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज होती क्या है, ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज ये एक ऐसी कह सकते हैं कि इंटरैक्टिंग लैंग्वेज है। सही है, जो कि ग्राफ डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करती है या इंटरैक्ट करती है। सही है, इंटरैक्टिंग लैंग्वेज है जो कि ग्राफ डेटाबेसेस बेसिस के साथ जो है रिलेशनशिप बनाती है यानी इंटरैक्ट करती है। इसकी स्कीमा क्या होगी, इसकी स्कीमा ये होगी कि जब हम ग्राफ स्ट्रक्चर को जब हम ग्राफ स्ट्रक्चर को कंसिस्टेंसी के लिए यूज करेंगे, कंसिस्टेंसी इसकी स्कीमा ये होगी कि जब हम ग्राफ स्ट्रक्चर को कंसिस्टेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी स्कीमा यही होगी। सही है, अब इसकी एंटिटी और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। सही है, तो एंटिटीज क्या थी, एंटिटीज कांस्टेंट थी ना, क्योंकि पेरेंट पेरेंट तो कांस्टेंट है, पेरेंट में से ही मदर फादर आएंगे। ठीक है ना, पेरेंट पेरेंट की जगह आप कुछ और, पेरेंट के अंदर ही मदर फादर आएंगे। पेरेंट अगर आप कोई ऐसा फैमिली के अंदर तो पेरेंट आएंगे। सही है, तो फैमिली भी हमारे पास कांस्टेंट है। सही है, लेकिन पेरेंट जो है वो चेंज, पेरेंट का नाम चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता ना, पेरेंट तो पेरेंट ही रहेंगे। लेकिन पेरेंट के अंदर मदर फादर हैं जो कि कॉन्टेक्चुअल है। सही है, सही है, इस वजह से। तो ये हमारी वैल्यूज हो गए। दोबारा से पढ़ते हैं, एंटिटी और वैल्यू का डिफरेंस। एंटिटी यानी पेरेंट्स जो हैं वो हमारे कांस्टेंट है। सही है, और वैल्यूज, वैल्यूज क्या है हमारी, कॉन्टेक्चुअल है यानी मदर और फादर। सही है, दो है, इस वजह से। अब आते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। अच्छा, एक और, मदर का नेम कुछ और हो सकता है, फादर का नेम कुछ और हो सकता है, पर पेरेंट का कोई नेम नहीं है, इस वजह से कांस्टेंट है और कॉन्टेक्चुअल क्या है, मदर फादर, क्योंकि इनके नेम चेंजेस हो सकते हैं। सही है, अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशंस जैसे कि सोशल नेटवर्क्स, जैसे कि सर्च इंजन्स, जैसे कि बैंकिंग और डिफरेंट। ठीक है, अब सोशल नेटवर्क्स में क्या यूज होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, फ्रेंड ग्राफ्स यूज होते हैं। फेसबुक ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, या आप ट्विटर ले लें, या कोई भी जिसमें आप लोग एक दूसरे जो है फेसबुक में, जैसे फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं डिफरेंट लोगों से, तो ये क्या हुआ, इंटरेक्शन हुई दो लोगों के बीच में, तो ये हमारे ग्राफ्स हो गए, फ्रेंड ग्राफ्स हो गए। ठीक है, इंटरेक्शन हो रही है ना, इस वजह से। सर्च इंजन क्या हो गए, सर्च इंजन में क्या होगा कि गूगल का जो नॉलेज पैनल है, ठीक है, जिससे हम सर्च करते हैं ना, तो वो उसका नॉलेज पैनल है ना, नॉलेज ग्राफ है, जिसमें हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें बता देता है, इस तरह से। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन होती है ना, फ्रॉड डिटेक्शन, कोई भी फ्रॉड करके चले जाते हैं तो उनके पास एक पूरा सिस्टम जो है वो तैयार होता है जो कि फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेता है। इस वजह से जो है ये चीजें बहुत आसान हुई हुई होती हैं। हम इन चीजों में बहुत पीछे हैं, इस वजह से हम जो है इन सारी चीजों को सीखेंगे और बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अब आते हैं नोटबुक एलएलएम पे, नोटबुक एलएम पे, सॉरी। इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज होता है ये, इसका पर्पस क्या है। ये एक टूल है, क्या है, ये एक टूल है जो कि चीजों को समराइज कर देता है, कम कर देता है। सही है, और नोट टेकिंग के लिए यूज होता है, और एआई के साथ पॉडकास्ट करने के लिए यूज होता है, इंटरेक्शन करने के लिए। सही है, अब ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क इस तरह से करता है कि कह सकते हैं आप कि ये जो मैंने अभी आपको बताया समराइज कर देता है, सही है, ट्रांसक्राइब कर देता है,
और ऑर्गेनाइज कर देता है चीजों को, अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज कर देता है। ऑडियो और टेक्स्ट नोट्स की बात कर लेते हैं, सही है ना। ऑडियो और टेक्स्ट को ऑडियो और टेक्स्ट को जो उनके नोट्स होते हैं उनको समराइज कर देता है, ट्रांसक्राइब कर देता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता है। तो ये इसके जो है वर्क्स होते हैं कि किस तरह से वर्क करता है, क्या करता है ये, सही है। अब इसमें एक और इसका वर्क देखते हैं कि ये जो है स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, इन सबके लिए बहुत ही जो है ना आइडियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब एग्जाम्पल ये लेते हैं कि एक लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, सही है। एक लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम नोटबुक एलएम की मदद से। तो नोटबुक एलएम ने क्या किया, वो जो रिकॉर्ड हमने लेक्चर जो रिकॉर्ड किया था उसको समराइज कर दिया, सही है, छोटा कर दिया, उसको जो है ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने जो है जैसे हम करते हैं ना कि कभी हम वीडियो बना रहे होते हैं और हमने कोई चीज याद की हुई होती है और उसके बाद जो है हम वो एक एक चीज को याद कर करके बोल रहे होते हैं तो बीच में कट्स लग रहे होते हैं। तो उस चीज को ये ऑर्गेनाइज कर देता है कि हमने एक वीडियो बनाई, उसमें एक लेक्चर रिकॉर्ड किया एक टीचर ने, ठीक है। उसके बाद जो है नोटबुक एलएम की मदद से हमने उसको समराइज कर दिया, जो उसमें फजूल पॉइंट्स थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे उसको खत्म कर दिया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया कि पहला कौन सा पॉइंट आना चाहिए, दूसरा कौन सा पॉइंट आना चाहिए, वो उसी वीडियो में, सही है, उसी वीडियो में। तो इस तरह से यूज हो सकता है और ये सारी चीजें हैं, सही है। अच्छा, अब जो है एजेंटिक एआई की प्रेजेंटेशन आप लोग जो है देखेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे अपने ही इंटरेक्शन आप से कर रहा हूँ वीडियो में और आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गार्टनर क्या होता है? गार्टनर ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल रिसर्च फर्म है, सही है, फर्म है, सॉरी। ये ग्लोबल रिसर्च फर्म है जो कि फ्यूचर टेक ट्रेंड्स, सही है, फ्यूचर टेक ट्रेंड्स के आगे जिंदगी में क्या फ्यूचर एआई के मुताबिक होने वाला है, सही है, कि अगर आगे टेक्नोलॉजी में क्या होगा। जैसे अभी इसने गार्टनर ने जो है वो इस फर्म ने जो है वो क्या बोलते हैं रिसर्च की थी और हमें बताया था कि एजेंटिक एआई इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट पे आएंगे ग्लोबल रिसर्च की टेक्नोलॉजी के मुताबिक, ये ट्रेंड है, सही है। ये जो है सर्वेस के लिए यूज होता है, एनालिटिक्स के लिए यूज होता है, एआई एडवांसमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए, सही है। एआई एडवांसमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। अब एजेंटिक सिस्टम्स को देखते हैं। एजेंटिक सिस्टम्स क्या होते हैं? एआई जो है वो ऑटोनोमसली ऑटोनोमसली बिहेवियर को डिटेक्ट करता है यूजर के, सही है, डिटेक्ट भी करता है और एडॉप्ट भी कर लेता है। ये एक एजेंटिक सिस्टम है, सही है। अब हमने एक एजेंट बनाया, उसको हमने जो है अपना बिहेवियर समझाया और उसने जो है हमें एडॉप्ट किया, सही है। अब जैसा बिहेवियर जो उसने एडॉप्ट किया हमसे वो इसे परफॉर्म करेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आप बैठे हुए हो, सही है, और वो गाड़ी खुद चल रही है, आपने बस लोकेशन डाली है, तो उसने आपका बिहेवियर एडॉप्ट नहीं किया, पहले आप खुद गाड़ी चलाते थे, अब वो चला रहा है, तो ये बिहेवियर एडॉप्शन हुई, सही है। अब स्मार्ट शॉपिंग असिस्टेंट्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन बाहर मुल्कों में जो है क्या बोलते हैं एजेंट्स होते हैं जो कि शॉपिंग के लिए असिस्टेंट करते हैं, ठीक है। आप चले जाए किसी भी मॉल में, सही है, वहां पे आपको एजेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपकी जो है हर चीज को जो है समराइज करके दे देंगे, आपको बता देंगे, हेल्प कर देंगे आपकी। ये थे हमारे इसके एग्जाम्पल्स। अब इसके फ्यूचर ट्रेंड्स देखते हैं कि आगे जाके कैसे कैसे ट्रेंड्स बनाएगा। स्मार्ट हाउसेस बना देगा, हेल्थ केयर में बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा ये, और इंडस्ट्रीज को ऑटोनमस बना देगा, सही है। अब आते हैं इंटेलिजेंस की तरफ। अंडर इंटेलिजेंस को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप्स 3 है इसके, एआई इंटेलिजेंस के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। डेटा, सही है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और नॉलेज एप्लीकेशंस। डेटा में क्या होता है? डेटा एक्विजिशन, सॉरी, एक्विजिशन, सही है। इसमें क्या होता है कि ये जो है रॉ डेटा को कलेक्ट करता है। हाँ, डेटा जो है, डेटा एक्विजिशन जो होता है वो रॉ डेटा को कलेक्ट करता है।
पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या करता है? रिकॉग्निशन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है। नॉलेज एप्लीकेशन क्या करती है? इंसाइट्स और सॉल्यूशंस को जो है वो जनरेट करती है। तीन बड़े हमने स्टेप्स एआई इंटेलिजेंस के: डेटा एक्विजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, नॉलेज एप्लीकेशन। डेटा एक्विजिशन क्या करता है? कलेक्ट करता है रॉ डेटा को। पैटर्न रिकॉग्निशन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है। नॉलेज एप्लीकेशन इनसाइट्स और सॉल्यूशन को जनरेट करता है। अब जनरेटिव एआई यानी जेन एआई, ये क्या चीज है भाई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या करता है? इसकी हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो है एआई तो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ओरिजिनल कंटेंट होता है ना एआई का, उसको क्रिएट करता है। इजी सी डेफिनेशन है, ओरिजिनल कंटेंट जो होता है एआई का, उसको उसको जो है क्रिएट करता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल चैट जीपीटी को जब हम टेक्स्ट देते हैं, एग्जाम्पल मिड जर्नी जो कि इमेजेस बना के देती है हमें, और DALLE जो कि मल्टीमीडिया के लिए यूज होती है। सही है। अच्छा, अब आते हैं टूल कॉलिंग की तरफ। टूल कॉलिंग क्या होती है? टूल कॉलिंग जो है वो एपीआईज और टूल्स को, सही है, इंटरेक्ट करवाती है ताकि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। अब टूल कॉलिंग वर्क कैसे करता है? जैसे कि इसकी भी तीन स्टेप्स हैं: रिक्वेस्ट, प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्स। अब उसको समझते हैं हम। तीन स्टेप्स होते हैं: रिक्वेस्ट, प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या करता है? एपीआई को, सही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को क्वेरी सेंड करता है एआई के जरिए। टूल कॉलिंग के वर्क समझ रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या करती है? उस टूल्स को प्रोसेस करती है ताकि वो जो डेटा है उसको रिटर्न करे। पहले प्रोसेस करती है और फिर डेटा को रिटर्न करती है। रिस्पॉन्स, सही है। रिस्पॉन्स क्या करता है? वो जो है डेटा को एक्शंस परफॉर्म करवाता है, सही है, एआई के जरिए। अब आते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस की तरफ। ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, फाइनेंस। ई कॉमर्स प्रोडक्ट की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो हो गई। हेल्थ केयर पेशेंट की जो डायग्नोसिस होती है, सही है, उसकी सजेशंस देता है हमें। और मैंने फाइनेंस का बताया, उसमें जो स्टॉक के एनालिसिस होते हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रश हो गया, क्रैश हो गया, जो भी होता है वो फाइनेंस में आ गया, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स, बेनिफिट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज के लिए। अगर इसमें आप एआई में जो है ना हर जगह बेनिफिट्स हैं, सही है। डिसएडवांटेजेस इतने नहीं है जितने बेनिफिट्स हैं। तो अब बेनिफिट्स को देखते हैं। मैं अभी सिर्फ आपको चार बेनिफिट्स बताऊंगा इसके। आप जो है पांच, चार या पांच बताऊंगा, आप जो है इसको और भी सर्च कर सकते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इसको बताऊंगा। फंक्शनैलिटी जो होती है ना उसको एक्सपेंड कर देता है, सही है। रियल टाइम प्रॉब्लम्स, रियल टाइम प्रॉब्लम्स जो होती है ना उसको सॉल्व करता है, जो कि इंसान भी नहीं कर पाते आजकल। और इंटीग्रेशन होती है, सीमलेस इंटीग्रेशन, उसमें हेल्प करता है। यूजर एक्सपीरियंस, फिर वही बात कि यूजर का जो फीडबैक होता है वो बहुत अच्छा आता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस वर्क, ठीक है। तो अब क्या करता है ये कि ये जो है, जो एआई सिस्टम्स और रियल वर्ल्ड टास्क के बीच में गैप्स होते हैं ना, सही है, उसको हम कहते हैं टूल कॉलिंग ब्रिजेस, ठीक है। उस गैप्स को जो है एआई बहुत ज्यादा फंक्शनल और प्रैक्टिकल बना देता है, सही है। जो कि हम नीचे पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। अच्छा, अब नीचे आता हूं मैं। मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं। अब इस पे क्या लिखा है कि सबसे पहले हम जो टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेजेस है ना उसको देखते हैं, जिसकी मैंने अभी आपसे ऊपर बात की कि पाइथन अभी टॉप पे चल रही है। पाइथन आती है सबसे पहले, फिर जावास्क्रिप्ट आती है, फिर टाइपस्क्रिप्ट, रस्ट, गो, कॉटलिन, स्विफ्ट, जूलिया एंड डार्ट एंड पीएचपी। तो ये हमारी लैंग्वेजेस हैं टॉप 10 जो कि बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। और जो टॉप फर्स्ट है वो है पाइथन, टॉप सेकंड है जावास्क्रिप्ट और बाकी टाइपस्क्रिप्ट, रस्ट और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे। तो पब्लिक जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स जो होते हैं गिटहब पे जो जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि पब्लिक होते हैं, सही है, ओपन सोर्स होते हैं, उनमें जो ज्यादा नंबर है ना, मतलब वो जो ज्यादातर वो जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं ना,
वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बने आपको पता है? वो है पाइथन। सही है। अब इसके की ट्रेंड्स क्या होंगे कि पब्लिक जेन जो रेपोजिटरी है ना, जनरेटिव एआई के रेपोजिटरीज, वो ऐसे इंक्रीज हुई हैं कुछ पिछले सालों में कि मैं आपको बता नहीं सकता। प्रोजेक्ट्स की जो वैरायटी थी ना, उनके जो यूज केसेस थे, उनकी जो इमेज जनरेशन थी, उनकी जो प्रोसेसिंग थे टेक्स्ट के, और उनके जो म्यूजिक के सिंथेसिस थे ना, वो भी बहुत ज्यादा वैरायटी में यूज स्पैन हुए। जेन एआई की पॉपुलर फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, ओपन एआई के जीपीटी को ले लेते हैं, ये तो सबने यूज किया होगा। और स्टेबल डिफ्यूजन, सही है, स्टेबल डिफ्यूजन है, और डेले, डेल ई, तो ये जो जिसको हम स्पेल करते हैं DALLE, सही है, -C के साथ। तो ये पॉपुलर जेन के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम पाइथन के जरिए यूज करते हैं। मैंने तो पाइथन के जरिए यूज किया। ओपन एआई जीपीटी तो बनाया है, स्टेबल डिफ्यूजन और डेल एआई, ये तो सब जो है पाइथन पे ही हम बना सकते हैं अगर हम खुद बनाना चाहें, ठीक है। अब जेन एआई की रेपोजिटरीज की बात करते हैं जो कि गिटहब पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एआई आर्ट जनरेशन, आर्ट जो है जनरेट करवाई जाती है एआई के जरिए बहुत। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है चैटबॉट डेवलपमेंट। बहुत पॉपुलर है चैटबॉट डेवलपमेंट। आजकल जिसको देखो वो चैटबॉट डेवलपमेंट करता है, सही है, प्रोजेक्ट बनाता है, उसको एपीआई से कनेक्ट कर देता है चैट जीपीटी की। बट हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि एपीआई बनती कैसे है। वो सिर्फ एपीआई को इंटीग्रेट करवाते हैं। हम यहाँ सीखेंगे कि एपीआई बनती कैसे है, और जो उसके सारे बैकएंड पे काम हो रहे थे, हम सिर्फ एक फ्रंट एंड होता है उस पर एक लिंक कनेक्ट करके काम खत्म नहीं। अगर हमें उसका पूरा बैकएंड पता हो, वो सारी चीजें हमने समझी नहीं हो कि उसमें एक एक कतरा कैसे बनता है, तो हम उसको खुद बनाएंगे और उसको इतना एफिशिएंट बना के टॉप पे ले जा सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सही है। तो इस चीज की पाकिस्तान में बहुत कमी है कि लोग ये सीखते नहीं है। लोग बस ऊपर ऊपर से काम हो गया, बात खत्म। और इसके क्या एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि टेक्स्ट देते हैं, व्हाट्सएप पे है ना, मेटे यही है, टेक्स्ट देते हैं, इमेज जनरेट करवाते हैं। इसकी एक एग्जांपल हो गई, सही है। तो इसको आप, ये भी गिटहब में रेपोजिटरी बहुत मशहूर है। अच्छा जी, अब आते हैं डॉकर फाइल पे। डॉकर फाइल का यूजेज, उसकी ग्रोथ रेपोजिटरीज में कितनी हुई, कैसे हुई, क्या हुई। डॉकर फाइल जो है वो, उसकी जो है ना बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है, क्योंकि वो हर रेपोजिटरी में नजर आता है आजकल। पाइथन के साथ यूज होता है। ये क्यों यूज होता है भाई? डॉकर डॉकर फाइल क्यों यूज होती है? कंटेनराइजेशन की मदद से। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। 2 दिन, कल कल हाँ, कल की बात है, 29 नवंबर, रिजल्ट आया 9th क्लास का, बोर्ड का। सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध बोर्ड। उसमें क्या हुआ कि वेबसाइट 6 बजे जो है सारे रिजल्ट्स अनाउंस हो गए और वेबसाइट पे आ गए। वहां पे इतनी जो है पॉपुलैरिटी, इतने लोग चले गए कि वो वेबसाइट जो है बार बार क्रैश हो रही थी और वो वर्क ही नहीं कर रही थी। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? डॉकर फाइल यूज करते हैं, कंटेनर्स। अब कंटेनर कैसे होते हैं? एक बंदा गया, कंटेनर अप हुआ, दूसरा बंदा गया, दूसरा कंटेनर अप हुआ। तो कंटेनराइजेशन की मदद से क्या होता है कि आपकी जो है वेबसाइट क्रैश नहीं होती, आपके वर्क फ्लोज क्रैश नहीं होते हैं, ठीक है। तो डॉकर का यही यूजेज होता है। इसकी इनसाइट्स क्या होंगी? डॉकर फाइल है क्या, मैंने भी आपको बताया कि डॉकर फाइल में, डॉकर अभी मैंने आपको बताया, मैं डॉकर फाइल की बात कर रहा हूँ। ये एक टेक्स्ट फाइल होती है, सही है। जैसे हम HTML लिखते हैं, पाइथन लिखते हैं, CPP लिखते हैं, C++, C#, ये जो सारी लैंग्वेजेस लिखते हैं, इस टेक्स्ट फाइल होती है, उसमें अंदर हम एक्सटेंशन लगा के लिखते हैं अपना सारा कोड। तो डॉकर फाइल भी, लेकिन इसका एक्सटेंशन नहीं होता, सही है। डॉकर का डी बड़ा होता है, डॉकर फाइल लिखते हैं, और इसमें हम जो है वो टेक्स्ट लिखते हैं जो कि कंटेनराइज एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूज होती है। वो कमांड्स हम लिखते हैं इसमें, सही है। वो टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम वो कमांड, दोबारा से समझते हैं। डॉकर फाइल क्या होती है? वो टेक्स्ट फाइल होती है जो कि वो कमांड्स को कंटेन करती है, जो कि कंटेनराइज एप्लीकेशन को बनाने में हेल्प करते हैं। अब इसकी ड्राइवर्स की बात करते हैं। इसमें जो है ग्रोथ ड्राइवर्स कितने हुए, इसकी जो ड्राइवर्स की ग्रोथ थी वो कितनी हुई? पॉपुलैरिटी, डेवऑप्स, सही है, उनके इंजीनियर्स की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत इंक्रीज हो गई, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो बहुत इंक्रीज हो गई। क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, जो कि कांस्टेंट कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट्स को रिक्वायर करते थे, सही है, वो भी इंक्रीज हुई।
शेयरिंग और स्केलिंग, जो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, पब्लिक के साथ, वर्ल्ड के साथ, और स्केल करना, एक चीज को अच्छा बनाना, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। वो जो एप्लीकेशंस थी उनको हमने कंटेनराइज्ड करके डॉकर फाइल की मदद से जो है उसको जो है हम नेक्स्ट लेवल पे ले गए। और एप्लीकेशंस, एआई एंड एमएल, एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जो डिप्लॉयमेंट्स थी उनके मॉडल्स की, वो एप्लीकेशन है एक। सीआईसीडी पाइपलाइंस, ये इसमें एप्लीकेशंस आ गई। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस की आर्किटेक्चर हो गई, सही है। और अब इनकी कैटेगरी की बात करते हैं कि यूज कितना हुए, क्या हुआ, और ये सारी चीजें, ठीक है। एआई मॉडल डिप्लॉयमेंट और मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉयमेंट की जो यूजेज है वो 40% है। सीआईसीडी पाइपलाइंस की कितनी है, 30% है, और माइक्रो सर्विसेज की 30% है। तो ये था आज की क्लास का रिवीजन जो कि हमने किया, और उम्मीद है आप लोगों को सब समझ आया होगा। एंड जो हमने रिवीजन क्लास 1 में आज सीखा समझा, वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है अपने जहनों में जहन नशीन किया होगा, समझा होगा। एंड भूलिएगा मत, आगे जाके हम लोग बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हैं। 2 टास्क दे रहा हूँ, 2 टास्क दे रहा हूँ। एक टास्क ये है कि जो मैंने आप लोगों को एजेंटिक एआई प्रेजेंटेशन दी है जो हमें क्लास में मिली, उसको जो है जरूर रिव्यू करना है और समझना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एजेंटिक एआई की जितनी भी वीडियोस हैं जो आप लोगों को रिसर्च करते हुए मिलती हैं, उसको अच्छे तरीके से देखें और एजेंटिक एआई को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें, ठीक है, क्योंकि यही फ्यूचर है। मिलते हैं अगली वीडियो में रिविजन क्लास 2 के साथ। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, सब समझ आया होगा। तो सब अपना अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।